हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10th की जो आपकी इंग्लिश की सेकेंडरी बुक है, दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसका एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है भोली, और आज इसी चैप्टर के हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि MIQs। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के सारे ही सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज़ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पहुँच रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में आपके घर तक पहुंचा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आप जस्ट कम, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, यूट्यूब पे हमारे पेज पे जाइए, जस्ट कम एंड जस्ट लर्न फ्रॉम आवर वीडियोस, दैट्स इट। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, फिर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, रीड द एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है एंड देन उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर करने हैं इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. अब स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि भोली नाम की एक बच्ची होती है जो बेचारी बचपन में जब वो 10 महीने की होती है तो वो सर के बल पलंग से नीचे गिर जाती है, तो उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, यानी वो अपने एज के बच्चों जैसे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इतनी नहीं होती है। एंड जब वो 2 ईयर्स की होती है तो उसको स्मॉल पॉक्स नाम का एक डिजीज़ यानी चेचक बीमारी हो जाती है, जिसमें पूरे फेस पे पॉक के जो मार्क्स होते हैं वो हो जाते हैं उसको, यानी चेचक के पूरे निशान। तो अभी तक उसकी बॉडी पे पूरे वो फेस पे हर जगह वो निशान है, सिर्फ आईज बच गई थी उसकी, बाकी हर जगह उसके फेस पे वो निशान है। अब जो भोली के फादर हैं उनका नाम रामलाल है और वो गांव के रेवेन्यू कलेक्टर हैं। ओके, अब क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्टर है यानी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दिन गाँव में एक स्कूल की ओपनिंग होती है और वो जो स्कूल होता है वो गर्ल्स के लिए होता है, और उसका इनाग्रेशन करने कौन आए हुए होते हैं? टैक्स कलेक्टर आए हुए रहते हैं। यस, जो टैक्स कलेक्ट वगैरह करते हैं ना, जो तहसीलदार होते हैं, वो आए थे उस स्कूल का इनाग्रेशन करने। एंड उस टाइम पर जो तहसीलदार थे उन्होंने रामलाल यानी कि भोली के फादर से कहा कि क्योंकि तुम एक रेवेन्यू कलेक्टर हो, तुम गांव में एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ये हक बनता है कि तुम दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट करो और इस गर्ल्स स्कूल में अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजो। तो रामलाल घर आता है, अपनी वाइफ से ये चीज़ डिस्कस करता है और उसकी वाइफ कहती है कि अरे लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा, क्योंकि उस ज़माने में ये लोगों की सोच होती थी कि अगर लड़कियों को स्कूल भेजेंगे, पढ़ाई लिखाई कराएंगे तो कोई लड़का उनसे शादी नहीं करेगा, ये सोचेगा कि ये तो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है भाई, और फिर उनकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा। तो ये सोच के भोली की जो 3 बड़ी बहनें हैं उनको तो स्कूल नहीं भेजा गया, क्योंकि पहली वाली राधा की तो शादी हो चुकी थी, दूसरी वाली जो मंगला थी उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी कहीं पर, और तीसरी वाली चंपा अभी घर पर ही थी। दूसरी की शादी होती तो फिर वो तीसरी के बारे में सोचेंगे, तो इस तरीके से उनको नहीं भेजा। और उसकी मॉम ने बोला कि और किसी को नहीं भेजते हैं, एक काम करते हैं भोली को स्कूल भेज देते हैं। अगर किसी को भेजना है तो भोली को भेज दो, क्योंकि भाई तहसीलदार का ऑर्डर है तो उसके फादर रामलाल इस चीज़ को अवॉइड भी नहीं कर सकते, माननी पड़ेगी भाई, गवर्नमेंट की बात है। तो उसकी मदर ने कहा कि चलो भोली को भेज देते हैं, वैसे भी इसके चेहरे पर इतने सारे चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के इतने सारे निशान हैं, ये स्टैमर करती है यानी कि हकला के बोलती है, अच्छे से बोल भी नहीं पाती, इसका दिमाग भी कमज़ोर है, ये मंद बुद्धि है, तो वैसे भी इसके शादी करने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, वैसे भी बहुत रेयर होगा कि कोई लड़का इसको पसंद करेगा और इससे शादी करेगा। तो इसी को स्कूल भेज देते हैं और इसको टीचरों के हवाले कर देते हैं, जैसा इसका फ्यूचर हुआ, जैसा टीचरों ने इसको, टीचर्स ने पढ़ाया, देखा जाएगा। और फिर जो रामलाल थे वो क्या करते हैं, उसको हाथ पकड़ के उसको स्कूल ले जाते हैं, और जैसे ही उसको हाथ पकड़ के स्कूल ले जाया जाता है, रामलाल ले जाते हैं, तो भोली बहुत डर जाती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोली के घर की जो बूढ़ी गाय काव थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे इसी तरीके से घर के बाहर निकाल के उसको बेच दिया गया था, जिसके बदले में रामलाल ने उसके एक्सचेंज में पैसे लिए थे। तो उसे लगा कि शायद मैं भी किसी काम की नहीं हूँ और मुझे भी इस तरीके से घर से बाहर निकाल के शायद ऐसा ही कुछ किया जा रहा है, तो वो बेचारी बहुत डर गई।
तो और उसने डर गई और उसने अपना हाथ खींच लिया अपने फादर से कि मैं नहीं चलूँगी। तो उसके फादर बहुत ज़ोर से उसको चिल्लाते हैं रामलाल और कहते हैं व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू फूल, यानी तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है बेवकूफ़ लड़की, मैं तो बस तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कि भाई आज इसको कुछ डिसेंट कपड़े पहना दो। डिसेंट का मतलब कुछ नाइस, कुछ अच्छे कपड़े पहना दो उसको। क्यों? क्योंकि भोली, क्योंकि मंद बुद्धि थी, उसके लिए कभी भी नए कपड़े नहीं लाए गए थे। उसे हमेशा अपनी बड़ी बहनों के उतरे हुए पुराने गंदे वाले जो कपड़े होते हैं वो दिए जाते थे, उसको पास ऑन कर दिए जाते थे, कभी भी नए कपड़े उसको नहीं दिए जाते थे। तो इसलिए उसके फादर ने कहा कि आज उसको थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहना दो, अदरवाइज़ स्कूल में टीचर्स और जो दूसरी लड़कियां जो स्कूल में आती हैं पढ़ने एज अ स्टूडेंट, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि अरे भाई गांव के जो रेवेन्यू कलेक्टर हैं, जो नंबरदार हैं, उनकी बेटी ऐसे इस तरीके से स्कूल आती है। क्यों? क्योंकि भोली के लिए वैसे भी कभी कोई नए कपड़े नहीं बनाए जाते थे, उसकी बड़ी बहनों के जो पुराने कपड़े होते थे वो उसको पास ऑन कर दिए जाते थे। No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. कोई भी घर में उसकी केयर नहीं करता था, फिक्र नहीं करता था कि भाई उसके जो पुराने कपड़े ही सही उसको कोई मेंड कर दे, या ना उसके कोई फटे पुराने कपड़े तो उसको रिपेयर कर दे, सिलाई लगा के स्टिच कर दे उसके कपड़े, या कोई उसके कपड़े धो दे, कोई उसकी फ़िक्र नहीं करता था। लेकिन आज वो इतनी लकी थी कि उसको साफ़ सुथरे ड्रेस पहनने को मिली, जो कि किसकी थी? उसकी 3rd नंबर वाली बहन चंपा की थी। चंपा की कोई बहुत पुरानी ड्रेस थी जो कई बार धुल चुकी थी, मैनी वॉशिंग्स हो चुकी थी उसकी, और अब चंपा को फिट नहीं आ रही थी, चंपा को छोटी हो गई थी, इसलिए वो वाली ड्रेस को धो धा के भोली को पहना दिया गया कि ठीक है ये पहन के स्कूल जाओ। और उस दिन शी वॉज इवन बेथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। ओनली देन डिड शी बिलीव दैट शी वॉज बीन टेकन टू अ प्लेस better than her home. When they reached the school, the children were already in their classrooms. तो जिस दिन उसे अच्छी ड्रेस पहनाई गई, फिर क्या किया, उस दिन अच्छे से उसको नहलाया धुलाया भी गया, वैसे उसको कोई नहलाता भी नहीं था, और उसके जो बाल थे जो कि बहुत ड्राई सूखे पड़े हुए थे, और जो मैटेड बाल थे यानी इंटैंगल्ड, पूरे उलझे हुए सूखे हुए जो बाल होते हैं, जिन बालों को कभी वॉश नहीं किया जाता है, जिनकी कभी केयर नहीं होती, उसमें ऑयल वॉयल लगा के उसको बढ़िया साफ़ सुथरा बनाया गया उस दिन। तब जाके भोली को ये बिलीव हुआ कि ओके मुझे आज नए कपड़े मिले, मेरे को नहलाया गया है, मेरे को बढ़िया मेरे बालों में ऑयल वॉयल करके मेरे बाल अच्छे बनाए गए हैं, तो उसको बिलीव होता है कि चलो आज मुझे किसी अच्छी जगह पर लेकर जाया जा रहा है जो कि मेरे होम, मेरे घर से बेटर है। क्योंकि कहीं ना कहीं घर में उसको वो प्यार वो केयर नहीं मिलती थी, क्योंकि सब उसको मंद बुद्धि समझते थे, इनफैक्ट उसके पेरेंट्स भी। ओके, फिर जब वो लोग स्कूल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी क्लास में बच्चे जो थे वो पहुंच गए थे, यानी क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए थे। ओके, नाउ लेट्स आंसर फ्यू क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन 1, पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ भोली फेल्ट एट द एंड ऑफ हर फर्स्ट डे इन स्कूल। अब भोली का आज पहला दिन है स्कूल में, बेचारी कोने में जाके चुपचाप बैठ गई, आंखें नीची करके, और क्योंकि भोली स्टैमर करती थी यानी चक चक के हकला के बोलती थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी, तो जैसे ही टीचर ने उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो वो हकलाने लगी, यानी अपना पूरा नाम भोली नहीं बोल पाई, वो भ इस तरीके से स्टैमर करने लगी। तो 7 बच्चे जो दूसरी लड़कियां थी वो उस पर हंसने लग गए, भोली बेचारी बहुत डर गई और नीचे देख के नीचे मुँह करके बेचारी दुखी होकर बैठ गई। तो अब जब सब बच्चे चले गए तो टीचर उसके पास गई, बहुत प्यार से, बहुत कामली, बहुत अच्छे से उससे पूछा कि बेटा अपना नाम बताओ, क्या है तुम्हारा नाम। तो वो रोने लगी, उसकी आंखों में बहुत आंसू आए। तो टीचर ने बोला डरने की कोई बात नहीं है, तुम बस कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश करो और देखना एक दिन तुम इन सब बच्चों से सबसे आगे निकलोगी। तो उसने बहुत कोशिश करी और उसने फाइनली अपना पूरा नाम बहुत मेहनत से और बहुत एफर्ट लगा के बताया कि मेरा नाम भोली है। और टीचर उसको अप्रिशिएट करती है, उसको इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है कि वेरी गुड, इसी तरीके से तुम्हें देखना तुम अच्छी तरीके से बोलना सीख जाओगी। तो जब भोली घर वापस जा रही थी तो कम से कम उसकी आंखों में एक उम्मीद, एक होप थी कि चलो मैं भी अच्छा पढ़ लूँगी, मैं भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ पाऊँगी और मेरी पर्सनैलिटी में भी चेंज आएगा। तो वो जब आई थी तो वो बहुत दुखी थी, बहुत डरी हुई थी, लेकिन जब वो गई थी तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी होपफुल थी, थोड़ी खुश थी कि चलो एक अच्छी टीचर मुझे मिल गई है। तो ऑप्शंस क्या हैं, जब वो एट द एंड ऑफ हर स्कूल डे, यानी स्कूल का जो वो पहला दिन था जब ख़त्म हुआ, तब वो कैसा फील कर रही थी। लॉस्ट एंड स्कैर्ड, वो खोई थी, थोड़ी डरी हुई थी क्या? नहीं, ऐसा तो तब था जब वो स्कूल में आई थी।
काम एंड पीसफुल, बहुत काम थी, पीसफुल शांति से बैठी थी, नहीं, उसको डर लग रहा था स्टार्टिंग में, और लेकिन एंड में वो खुश होके गई थी। एलेटेड एंड पीसफुल, एलेटेड यानी कि वो बहुत खुश थी और पीसफुल यानी बहुत शांत थी, तो बहुत शांत तो नहीं थी लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हिचकिचाहट उसके मन में थी। होपफुल एंड इलेटेड, तो यस वो बिल्कुल होपफुल थी, यानी इतनी अच्छी टीचर से मिलकर उसके मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई कि हाँ मैं भी अब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाऊंगी, मेरी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा। और वो इलेटेड थी यानी वो खुश थी कि मुझे इतनी अच्छी टीचर मिल गई। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द फ्रेज passed on is similar to dash। एक्सट्रैक्ट में एक फ्रेज यूज हुआ है दैट इज passed on, यानी जब हम किसी को कोई चीज़ आगे पास ऑन कर देते हैं, आगे यूज़ करने के लिए दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पेन यूज़ करी और फिर मैंने पास ऑन कर दी अपनी फ्रेंड को, तो अब यही पेन भले आधी अधूरी रिफिल के साथ है, टूटी हुई है, अच्छी है, जैसी भी जिस भी कंडीशन में मैंने पास ऑन कर दी, यानी आप इसको अब यूज़ करो। तो इस फ्रेज का पास्ड ऑन का मतलब क्या है एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड? ऑप्शंस है हैंड मी डाउन, बी नियरली न्यू, सी रबिश या डी स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है? जब कोई फर्नीचर वगैरह बनता है, कोई भी जो फर्नीचर बनने के बाद जो बचे कुचे पीसेस ऑफ वुड, गंदगी, कचरा वगैरह होता है, उसे हम स्क्रैप कहते हैं। तो यहाँ पर स्क्रैप का तो कोई लेना देना है नहीं। रबिश मतलब कचरा, गार्बेज जो आप डस्टबिन में फेंकते हो, तो कोई डस्टबिन में से निकाल के उसको ड्रेस पहनने के लिए नहीं दी थी। नियरली न्यू मतलब ऑलमोस्ट नई है, यानी एक बिल्कुल प्योरली नई चीज़ तो नहीं, लेकिन नियरली न्यू यानी नई के बरोबर ही है। तो ऐसे कोई नई के बरोबर ही कपड़े नहीं दिए जाते थे भोली को, बिल्कुल यूज़ करे हुए कपड़े दिए जाते थे। हैंड मी डाउन का मतलब क्या होता है? हैंड मी डाउन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि जब आप अपने कपड़े यूज़ करे हुए कपड़े आगे किसी को पहनने के लिए यूज़ करने के लिए देते हो, दैट इज़ हैंड मी डाउन। तो क्लियरली भोली को भी यहाँ पे जो उसकी बड़ी बहनें थी उनके कपड़े पास ऑन यानी हैंड मी डाउन किए जाते थे कि हमारे यूज़ वाले कपड़े जो है अब तुम यूज़ करो। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, pick the sentence that brings out the meaning of decent as used in the extract। अब एक्सट्रैक्ट में एक वर्ड यूज हुआ है डिसेंट। एक्सट्रैक्ट में ऐसे यूज हुआ है कि रामलाल जो है वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि भाई आज भोली को स्कूल ले जाया जा रहा है तो उसको कोई डिसेंट कपड़े पहना दो, यानी अच्छे पहना दो, क्योंकि रेगुलरली तो वो क्या पहनी रहती थी? फटे पुराने गंदे से कपड़े पहनी हुई रहती थी, जो उसकी बहनों के यूज़ करे हुए कपड़े रहते थे। तो उसके फादर कहते हैं आज इसको डिसेंट क्लोथ्स पहना दो, मतलब अच्छे कपड़े पहना दो, साफ सुथरे वाले। तो आपको इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जहाँ पर डिसेंट का वो मीनिंग यूज़ करा गया है जैसा एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट में यूज़ करा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए, ही गेट्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी। उस बंदे को, उस लड़के को डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, यानी जो तनख्वाह मिलती है वो डिसेंट मिलती है, यानी ठीक ठाक अच्छी खासी मिलती है। तो यहाँ पर सैलरी यानी मॉनेटरी टर्म्स, पैसों के मामले में डिसेंट वर्ड यूज़ किया गया है। और एक्सट्रैक्ट की अगर बात करें तो एक्सट्रैक्ट में मॉनेटरी टर्म्स यानी पैसों से रिलेटेड कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। सेकंड, वन मस्ट बी डिसेंट व्हेन हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद स्ट्रेंजर्स। एक इंसान जब कोई स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों से बात कर रहा है तो उसको डिसेंट होना चाहिए, यानी अच्छे से बात करनी चाहिए, अब्यूजिव बैड वर्ड्स, बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कॉन्वर्जेशन यानी बातचीत की बात हो रही है, ड्रेस की कहीं पर कोई बात नहीं हो रही। शी वॉज ड्रेस्ड इन अ डिसेंट मैनर फॉर द इंटरव्यू। उस लड़की ने बहुत अच्छे से, डिसेंट तरीके से, अच्छे से ड्रेसअप किया था जब वो इंटरव्यू के लिए जा रही थी। तो यस, हम इस ऑप्शन को राइट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ड्रेसिंग की बात हो रही है। जैसे भोली बहुत अच्छे से डिसेंटली ड्रेस करके गई थी स्कूल, वैसे ही यहाँ पर ये गर्ल भी जो है वो डिसेंटली इंटरव्यू के लिए ड्रेसअप करके गई। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी डिसेंट ऑफ हिम टू लेंड मी सम मनी। ये उसकी बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी बात है कि उसने मुझे कुछ पैसे लेंड करे, यानी कुछ पैसे मुझे दे दिए। तो अगेन यहाँ पे मनी यानी मॉनेटरी टर्म्स की बात हो रही है, ड्रेसिंग सेंस की बात नहीं हो रही। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड रामलाल कॉल भोली अ फूल। रामलाल जो कि भोली के फादर थे वो अपनी ही बेटी को फूल यानी बेवकूफ़ या फूलिश क्यों बोल रहे थे? Ramlal called Bholi a fool because Bholi shouted in fear and pulled her hand away।
तो जब रामलाल भोली को स्कूल ले जा रहे थे तो ऑब्वियसली भोली को उस टाइम याद आ गया था कि कैसे थोड़े दिन पहले उनकी ओल्ड काऊ लक्ष्मी को घर के बाहर लेकर गया था और उसको बेच दिया गया था। तो उसे लगा कि शायद आज कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो वो बहुत बेचारी डर गई थी और वो डर के मारे चिल्लाने लग गई थी और अपना हाथ पीछे खींच लिया था कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इसीलिए रामलाल जो थे अपनी बेटी को फूल कह रहे थे। रामलाल कॉल्ड भोली a fool because Bholi shouted in fear and pulled her hand away. Next, why was Bholi's hair matted? भोली के जो बाल थे वो मैटेड क्यों थे, यानी इंटैंगल्ड, उलझे हुए क्यों थे? तो इसीलिए उलझे हुए मैटेड बाल थे उसके क्योंकि भोली के घर में कोई केयर नहीं करता था। उसके ब्रदर्स, उसकी सिस्टर्स, उसकी मदर फादर कोई केयर नहीं करता था, उसको घर में कोई प्यार नहीं करता था। तो उसको जिस हाल में, जिस हुलिये में वो बैठी है उसको कोई नहीं देखता था। अच्छे कपड़े पहने हैं, नहीं पहने, फटे पुराने कपड़े, बाल ख़राब हो रहे हैं, ऑयल नहीं लगा, चोटी नहीं करी, अच्छे से बाल अच्छे से कोम नहीं करे हुए, इसलिए उसके बाल इंटैंगल्ड रहते थे, यानी मैटेड रहते थे। तो कोई उसके बाल कोम नहीं करता था, ऑयलिंग नहीं करता था। तो भोलीज हेयर वॉज मैटेड बिकॉज इट वॉज नेवर ऑयल्ड और कोम्ड। भोली के बाल इसीलिए मैटेड थे क्योंकि कभी भी उसके बालों में ऑयलिंग यानी ऑयल यानी तेल नहीं लगाया जाता था, ना ही उसके बालों की कंघी करी जाती थी, यानी कोम भी नहीं किए जाते थे उसके बाल। इसलिए उसके बाल हमेशा उलझे हुए, ड्राई, ऐसे गंदे से पड़े रहते थे। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो फिनिश होता है। लेट्स रीड आवर सेकेंड एक्सट्रैक्ट। He came with a big party of relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such a pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब क्योंकि भोली ने अब स्कूल वगैरह पढ़ लिया है, अपना सब कुछ कर लिया है, अब यहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी शादी की बात कर रहे हैं। रामलाल के पास रिश्ता आता है बिशंबर नाथ का। ये अराउंड 45 to 50 ईयर्स का एक बूढ़ा ओल्ड आदमी है जो लिम्प है, यानी इसकी एक टांग काम नहीं करती है, और इसकी एक पहली शादी भी हो चुकी है जो टूट चुकी है, और इसकी फर्स्ट मैरिज जब हुई थी तो उसकी फर्स्ट मैरिज की वाइफ के साथ इसके बच्चे भी हैं। तो एक बूढ़ा अधेड़ उम्र का एक आदमी है जिसका रिश्ता आया है भोली नाम की छोटी सी बच्ची के लिए। तो रामलाल उसके फादर कहते हैं कि भाई अपनी वाइफ से डिस्कस करते कि वैसे भी भोली के फेस पे इतने मार्क्स हैं, वो स्टैमर करती है, वो मंद बुद्धि है, और बिशंबर नाथ बहुत वेल्दी ग्रॉसर है, बहुत पैसे वाला है, उसकी दुकान है और बहुत कुछ उसके पास है, बैंक बैलेंस भी इनका बहुत है, और वो दूसरे गांव का भी। तो उसको भोली के बारे में पता नहीं होगा कि भाई इतने निशान है लड़की के चेहरे पे, या लड़की स्टैमर करती है, हकलाकर बोलती है, तो इससे अच्छा रिश्ता तो हमारी भोली के लिए आएगा ही नहीं। यस, तो फाइनली वो रिश्ता पक्का हो गया। भोली भी शादी के लिए मान जाती है कि चलो ठीक है। ही केम विद अ बिग पार्टी। ही कौन, ये ही कौन है यहाँ पर? ही यहाँ पर बिशंबर नाथ नाम का वो 45 to 50 ईयर्स का ओल्ड मैन है जो भोली से शादी करने के लिए आ रहा है। तो वो एक बड़ी पार्टी ऑफ रिलेशंस, यानी जब वो बारात लेकर आया तो बहुत सारे रिलेटिव्स थे उसकी बारात में, उसकी वेडिंग के लिए, शादी के लिए, फ्रेंड्स थे, बहुत लंबी चौड़ी बारात आई थी। और बारात में सबसे आगे क्या था? ब्रास बैंड था, यानी कि जो पीतल के मटेरियल से बने हुए बैंड वाले नहीं होते, ऑर्केस्ट्रा वाले, वो थे। और वो किसी इंडियन फेमस मूवी से कोई बहुत अच्छा सॉन्ग प्ले कर रहे थे, ट्यून प्ले कर रहे थे, जैसे जैसे प्रोसेशन यानी जैसे जैसे बारात आगे बढ़ रही थी। और जो ब्राइडग्रूम था यानी कि जो दूल्हा था वो बहुत शानदार से डेकोरेटेड हॉर्स यानी सजे हुए घोड़े पर बैठकर आ रहा था शादी के लिए। कौन? बिशंबर नाथ। रामलाल ने जैसे इतनी शाही बारात देखी, इतना अच्छा सब देखा, तो वो बहुत खुशी से पागल हो गया इतनी पॉम्प और इतनी स्प्लेंडर देख के। पॉम्प एंड स्प्लेंडर यानी कि वेरी स्प्लेंडर इम्प्रेसिव ओकेशन, एंड स्प्लेंडर मतलब वेरी इम्प्रेसिव ब्यूटी। तो इतना इम्प्रेसिव यानी इतना भव्य बारात और इतनी सुंदर बारात और इतने बैंड बाजे, ये सब देख के रामलाल बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि जो उसकी फोर्थ डॉटर, जो चौथी बेटी है जिसका नाम है भोली, उसकी कभी इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी, यानी इतनी शाही शादी। इससे पहले उसकी बेटी जो थी राधा, मंगला और चंपा, चंपा की तो अभी शादी हो गई थी, हुई नहीं थी वो भी बताया नहीं है, हो गई होगी ऑब्वियसली, हाँ, तीनों बहनों की शादी हो गई थी, एंड उनकी इतनी ग्रैंड वेडिंग नहीं हुई थी जितनी भोली की हुई। भोली की मतलब बारात इतनी अच्छी आ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं।
The given extract depicts an Indian wedding about to happen. Whose wedding is it? Does the wedding take place? Elaborate with reference to the text. ये जो अभी अभी हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा है, इससे हमको ये समझ में आता है कि कोई इंडियन वेडिंग यानी कोई इंडियन शादी होने वाली है जिसकी बारात वगैरह आ रही है. Whose wedding is it? किसकी शादी होने वाली है? क्या ये शादी हुई? दो लोगों के बीच में हुई? जो भी है इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जो है आप पढ़ के उसके बेसिस पे आंसर एक्सप्लेन करिए. तो ऑब्वियसली जो शादी थी वो किसकी हो रही थी? भोली एंड बिशंबर नाथ की होने वाली थी, यानी शादी नहीं हुई. क्यों? क्योंकि बिशंबर नाथ ने क्या किया था? बिशंबर नाथ ने 5,000 रुपये मांग लिए थे दहेज में, डाउरी में, और बोला तभी मैं लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो मैं अपनी बारात वापस ले जा रहा हूँ. और भोली को ये बहुत बुरा लगा कि भाई उसका फेस देख के उसने क्या बोला, 5,000 रुपये तो तभी शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. तो ये शादी नहीं हुई. It is the day of Bholi's wedding to Bishambar. No, the wedding doesn't take place. As soon as Bishambar saw Bholi's face, he threatened to not marry her if not given a dowry of rupees 5,000. Ramlal pleads to him and arranges the money, but seeing all this, Bholi refuses to marry. तो ये जो है भोली की शादी का दिन है. भोली की शादी बिशंबर से हो रही थी एंड नो, ये शादी नहीं हुई क्योंकि जैसे ही बिशंबर ने देखा भोली के चेहरे से जो वेल है, जो घूंघट थोड़ा पीछे हो गया, तो उसने भोली का चेहरा देखा कि उसके फेस पे तो क्या है, स्मॉल पॉक्स का जो उसकी बीमारी हुई थी बचपन में, उसके काले काले निशान है. तो उसने क्या किया, सबको डराना धमकाना चालू किया कि वो लड़की से शादी नहीं करेगा जब तक 5,000 रुपये का दहेज उसी वक्त आप नहीं दोगे, नहीं तो हम बारात वापस ले जाएंगे. रामलाल जो भोली के फादर थे, उन्होंने बहुत प्लीड किया, ने बहुत रिक्वेस्ट करी, मिन्नतें करी उससे कि ऐसा मत करो, यहाँ तक कि अपनी पगड़ी उतार के उसके सामने रख दी कि मेरा पूरा सम्मान आप ले लो, लेकिन फिर भी वो नहीं माना. एंड फाइनली घर का जो सेव, घर की जो तिजोरी थी, उसमें से जितने पैसे निकल पाए, 5,000 रुपये हो पाए, वो दी उसने जब, तब उसने बोला कि चलो अब मैं शादी करूँगा. भोली ने ये सब देखा और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरी शादी एक ग्रीडी, एक लालची आदमी से हो रही है, और इसीलिए उसने शादी करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि मना कर दिया. What had रामलाल नेवर ड्रीम्ड? रामलाल ने कभी ड्रीम्ड में यानी ड्रीम में क्या नहीं देखा. ड्रीम्ड क्या है? पास्ट टेंस ऑफ ड्रीम. ड्रीम का पास्ट टेंस हम बोलते हैं ड्रीम. तो रामलाल ने कभी सपने में भी क्या नहीं सोचा था? ये नहीं सोचा था कि मेरी चौथी बेटी भोली, जो कि मंद बुद्धि है, जिसका दिमाग इतना नहीं है, उसकी इतनी ग्रैंड वेडिंग होने वाली है. दैट इज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग. नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स. नन ऑफ द टर्म्स A to D कैन बी अप्लाइड टू द स्टेटमेंट. अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट है. पहले तो हमें स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ समझेंगे. ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग. ही यानी कौन? बिशंबर नाथ बड़ी भारी भरकम रिलेशंस यानी रिलेटिव्स और मेहमानों को और अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर आया था शादी के लिए. किससे शादी करने के लिए? भोली से शादी करने के लिए. अब ये जो स्टेटमेंट है, बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि इस स्टेटमेंट में ए से लेकर डी तक जितने भी टर्म्स हैं, कि हाइपोथेसिस, अजम्पशन, हाइपरबोल और स्टेटमेंट, ये चारों ही स्टेटमेंट जो हैं ये चारों ही टर्म्स जो है इस स्टेटमेंट में नहीं लग रहे हैं. ये बात बताओ ट्रू है कि फॉल्स है. तो हम ये चारों ही पहले टर्म्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, और फिर देखेंगे कि ये अप्लाई हो रहा है कि इनमें से कोई टर्म इस स्टेटमेंट में हो रहा होगा, तो मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स ट्रू. ऑप्शन ए, अ हाइपोथेसिस, अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमिनन. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब कोई फिनोमिनन यानी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का प्रोसेस बताया जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस. यानी यहाँ पर प्रॉपरली क्लियरली बताया जा रहा है कि किस तरीके से बारात आई, बैंड बाजा बज रहा था, किसी इंडियन म्यूज़िक की ट्यून बज रही थी, बहुत सारे रिलेटिव्स थे, बहुत डेकोरेटेड सा घोड़ा था जिसके ऊपर दूल्हा यानी ब्राइड ग्रूम बैठा हुआ था. तो एक एक चीज़, एक एक पॉइंट डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेन करी गई कि क्या चीज़ है. तो यस, हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट में हाइपोथेसिस अप्लाई हो रहा है. तो अभी के लिए इसको टिक मार्क करते हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस फिर भी हम देखेंगे. एन अजम्पशन, समथिंग दैट इज अज्यूम टू बी ट्रू विद प्रूफ और टेकन फॉर ग्रांटेड. अजम्पशन यानी जब हम कोई चीज़ पहले से अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, हम उसको एक्चुअली मीन नहीं करते कि ऐसा फ्यूचर में होगा कि नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि हाँ ऐसा होगा. तो यहाँ पर कुछ ऐसा अजम्पशन वाली बात नहीं, क्योंकि जो हो रहा है, जो स्टेटमेंट में बताया जा रहा है, वो फैक्ट है, वो सच्चाई है. इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके कि कैसे बारात आई थी. तो हाइपोथेसिस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, अजम्पशन नहीं. हाइपरबोल, exaggerated statements or claims not meant to be taken literally.
जब किसी स्टेटमेंट में आप एग्जैजरेट करते हो, यानी कोई बात आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, कोई क्लेम कर रहे हो, कोई दावा कर रहे हो, बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, तो तब हम कहते हैं हाइपरबोल। मुझे स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के बताई नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ हो रही है जैसे एक्चुअली होता है। बारात में ऐसा ही होता है, गाना बजाना होता है, रिलेटिव्स होते हैं, नाच रहे होते हैं, घोड़ा डेकोरेटेड होता है, दूल्हा बैठा रहता है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, ऐसे ही बारात ऐसे ही प्रोसेशंस होते हैं, तो हाइपरबोल भी नहीं है। अ स्टेटमेंट, अ डेफिनेट और क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग इन स्पीच और राइटिंग। स्टेटमेंट यानी सिंपल स्टेटमेंट, जब आप कोई मुंह से बोलते हो उस बात को या फिर लिख कर देते हो, जब आप मुंह से कोई स्टेटमेंट बोलते हो या फिर लिख के दिखाते हो स्टेटमेंट को, तो कोई सिंपल सी बात है तो स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर तो पूरा उन्होंने सेंटेंस में एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे बारात आई, कैसे सब नाचे, कैसे घोड़ा आया, सब कुछ। तो जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था पूरे फिनोमिनन का, वो हाइपोथेसिस होता है। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथेसिस इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ बोला जा रहा है ए से लेकर डी तक एक भी ऑप्शन अप्लाई, टर्म अप्लाई नहीं हो रहा है स्टेटमेंट में, तो ए तो अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स ये जो बात है कि ए से लेकर डी तक कोई भी टर्म अप्लाई नहीं हो रहा है स्टेटमेंट में, ये बात फॉल्स है, यानी कि गलत है। तो आंसर क्या है आपका? आंसर है फॉल्स एंड ऑप्शन नंबर ए हाइपोथेसिस, दोनों, ये दोनों ही आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट, Which phrase would correctly substitute splendor in the given sentence from the extract? अब extract में एक word यूज हुआ है splendor। कहाँ splendor यूज हुआ है? रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor। रामलाल जो कि भोली का फादर थे, वो बहुत overjoyed, बहुत ज़्यादा खुश थे इतना pomp और इतना splendor देख के। pomp मतलब बहुत इम्प्रेस हो गए थे कि अरे वाह इतनी शाही बारात, और स्प्लेंडर मीन्स इतनी खूबसूरत। जब हम किसी ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं तब हम यूजुअली स्प्लेंडर वर्ड यूज़ करते हैं। तो इतनी खूबसूरत, इतनी इम्प्रेसिव, इतनी ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव बारात देख के वो बहुत खुश हुए, बहुत हैप्पी हो गए थे। तो कहा जा रहा है कि स्प्लेंडर की जगह, क्योंकि स्प्लेंडर अंडरलाइंड है, तो बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि स्प्लेंडर की जगह और कौन सा टर्म है, कौन सा वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं स्प्लेंडर की जगह। तो यूजुअली हम मैग्निफिसेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। मैग्निफिसेंट अपीयरेंस, जब देखने में कोई चीज़ बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लगती है तो उसे हम कहते हैं मैग्निफिसेंट। तो जो बारात थी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी देखने में, अपीयरेंस में, इसलिए हम स्प्लेंडर की जगह और क्या यूज़ कर सकते हैं? मैग्निफिसेंट अपीयरेंस। नेक्स्ट, ओके, सो यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस चैप्टर के। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाई इज सुलेखा कॉल्ड भोली? अब भोली का जो रियल नेम था वो सुलेखा था, लेकिन फिर भी सब उसको क्या बुलाते थे? भोली भोली करके बुलाते थे। तो क्यों सुलेखा का उसके रियल नेम से नहीं बुलाया जाता था और उसको भोली भोली बुलाया जाता था? Sulekha is called Bholi because she is a simpleton who had suffered some brain damage after falling off a cot when she was 10 months old. As a result, she is slow in learning things and also stammered while speaking. तो simpleton का meaning क्या होता है? A foolish person easily tricked by others. एक बेवकूफ़ सा पर्सन जिसको कोई भी ट्रिक करके बेवकूफ़ बना के चले जा सकता है, उस पर्सन को हम कहते हैं कि ये भाई सिंपल टन पर्सन है। तो सुलेखा को हम भोली इसलिए, वो लोग भोली इसलिए बोलते थे क्योंकि वो एक सिंपल टन थी, यानी बेवकूफ़ टाइप की लड़की थी जिसको कोई भी बेवकूफ़ बना के निकल सकता था। अब ऐसी वो बेवकूफ़ क्यों थी, फुलिश क्यों बन गई थी? क्योंकि जब वो 10 महीने की थी तो वो बच्चों का जो कॉट, बच्चों का जो बिस्तर होता है, उस पर से सर के बल गिर गई थी। एंड उसके दिमाग का कुछ ब्रेन का जो पार्ट है वो शायद डैमेज हो गया था, ब्रेन डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उसको चीज़ें कम समझ में आती हैं। जो उसकी उम्र के बच्चे वो उससे थोड़े से आगे हैं, क्योंकि वो थोड़ी चीज़ें सीखने में, इन लर्निंग थिंग्स शी इज़ वेरी स्लो, धीरे से उसको कम समझ आती है चीज़ें। और ऑल्सो वो स्टैमर भी करती थी, बात करते टाइम स्टैमर करती थी, यानी फंबल करती थी, हिचकिचाती थी, हकलाती थी जब वो बात करती थी, सीधी तरीके से बात नहीं कर पाती थी। और उसके फेस पे वो स्मॉल पॉक्स नाम की एक डिजीज़ हो गया था जिसके ब्लैक स्पॉट्स भी थे, तो वो दिखने में भी अच्छी नहीं थी, वो इंटेलिजेंट भी कम थी, उसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता था, और वो स्टैमर भी करती थी यानी हकलाती थी। इसीलिए उसके घर वाले उसको क्या बोलते थे? भोली है, मतलब नादान है, इसको कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए सुलेखा को क्या बोला जाता था? भोली। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ मदर वॉज रामलाल्स वाइफ? रामलाल की जो वाइफ है, यानी कि जो भोली की मदर है, वो किस टाइप की लेडी थी, किस टाइप की माँ थी वो?
ओके, रामलाल की वाइफ यानी बेसिकली यहाँ पे भोली की मदर की बात हो रही है कि वो कैसी थी. शी वॉज अ ट्रेडिशनल हाउस वाइफ who believed that daughters should not be educated as it would be difficult to find grooms for them. She neglected Bholi as she was ugly and dumb and wanted to get rid of her by marrying her off to anyone. तो जो रामलाल की वाइफ यानी जो भोली की माँ थी वो एक ट्रेडिशनल हाउसवाइफ थी, बहुत पुराने ज़माने की घरेलू औरत थी जो ऐसा बिलीव करती थी, ऐसा मानती थी कि बेटियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाना चाहिए, उनको एजुकेटेड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनको पढ़ा लिखा लिया तो बहुत मुश्किल होगी उनके लिए ग्रूम्स यानी दूल्हे को ढूंढना, क्योंकि लड़के उस ज़माने में ऐसा सोचते थे कि हमें पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करनी है. वो भोली को हमेशा निगलेक्ट करती थी, नज़रअंदाज करती थी, क्योंकि भोली बेचारी अच्छी नहीं दिखती थी, उसके चेहरे पे काले काले निशान थे स्मॉल पॉक्स होने की वजह से जब वो 2 इयर्स की थी, और वो डम थी यानी बेवकूफ़ थी, उसे ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं था, थोड़ी सी दिमाग से कमज़ोर थी, और वो अपनी बेटी से छुटकारा पाना चाहती थी ताकि कि उसकी हम शादी करा दें, दैट टू विथ एनी वन. मतलब भोली की वो किसी भी अरे गहरे इंसान से शादी करा के उससे छुटकारा पाना चाहती थी. तो ये बड़ी आयरनी की बात है कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रही है कि एक 50 साल के बूढ़े आदमी जिसकी ऑलरेडी पहले से शादी हो चुकी है, जिसकी ऑलरेडी पहले से 2-3 बच्चे हैं, और जो लिम्ब है यानी चल भी नहीं सकता, अधेड़ उम्र का बूढ़ा ओल्ड आदमी से उसकी शादी करा के उसको रफा दफा कर रहे हैं कि बस निकलो घर से. मतलब इतना वो शायद भोली से परेशान थे, जबकि भोली उनको कभी परेशान नहीं करती थी. तो इस टाइप की मदर थी भोली की मॉम. Next, how would you have reacted if you were one of the guests witnessing Bholi's wedding when she refused to marry Bishambar Nath? Okay, बिशंबर नाथ नाम के बूढ़े आदमी से भोली की शादी कराई जा रही थी, लेकिन बिशंबर नाथ ने जैसे ही भोली का चेहरा देखा तो उसने कहा, जब वो माला डालने वाला था, गार्लैंड डालने वाला था उसके गले में, उसने देखा कि उसके तो काले काले ब्लैक स्पॉट्स हैं इसके फेस पे, तो उसने 5,000 रुपये की मांग कर ली ऑन द स्पॉट भोली के फादर यानी रामलाल से कि पैसे दोगे तो मैं शादी करूँगा, नहीं तो बारात वापस ले जाऊँगा. रामलाल ने बेचारे ने अपनी पगड़ी अपनी टर्बन उतार के उसके पैरों में रख दी, बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन बिशंबरनाथ माना नहीं, और ये सब देख के भोली को बहुत बुरा लगा और उसने ये शादी करने के लिए मना कर दिया. और वहाँ पे खड़े हुए जितने भी गेस्ट थे वो सब भोली को कोस रहे थे कि अरे कितनी बदतमीज़ लड़की है, इज्जत नहीं कर रही अपनी फैमिली की और इतनी बेकार है, अब इससे कौन शादी करेगा, इसकी बारात यहाँ से वापस चली जाएगी. तो ऑल दी स्टेटमेंट्स लोग उसके लिए वहाँ पर दे रहे थे. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि अगर आप वहाँ पर होते भोली की वेडिंग पर और आप पूरा सीन अपने सामने होते हुए देखते कि कैसे बिशंबर नाथ ने डाउरी यानी दहेज मांगा और उसके फादर ने उससे भोली के फादर ने रिक्वेस्ट करी तभी भी नहीं माना, और उसके बाद भोली ने फाइनली बिशंबर नाथ से शादी करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, यानी मना कर दिया. तो अगर आप वहाँ पे एज अ गेस्ट एज अ मेहमान विटनेस करते हैं यानी ये सब लाइव देखते अपने सामने, तो आप कैसे रिएक्ट करते, आपका क्या रिएक्शन होता. तो अब आपको इस क्वेश्चन में इमेजिन करके अपना आंसर फ्रेम करके लिखना है डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर. I would have been very proud that she took a stand for herself. It is important for us to understand that no one can humiliate a person like this just because they are not good looking. I would definitely praise Bholi for being so brave. तो बताया जा रहा है कि अगर मैं वहाँ पर होती तो मैं तो भोली के लिए बहुत प्राउड, बहुत गर्व फील करती कि उसने अपने लिए स्टैंड लिया, यानी उसने अपने राइट, अपने पक्ष के लिए बोला. आज की डेट में लड़कियाँ अपने लिए बोल रही हैं, अपना स्टैंड ले रही हैं, और भोली ने उस ज़माने में अपने लिए जब बोला तो मैं तो बहुत प्राउड फील करती भोली के लिए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, समझें कि कोई भी इंसान किसी को भी ह्यूमिलिएट यानी इंसल्ट नहीं कर सकता, बेइज्जती नहीं कर सकता, और जस्ट बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट गुड लुकिंग. कोई इंसान अगर दिखने में अच्छा नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे. क्योंकि भोली के चेहरे पे वो स्मॉल पॉक्स के पोकर मार्क्स थे, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी बेइज्जती करी जाए, उससे शादी ना करी जाए, ये बोला जाए कि पहले तो मैं तुम्हारे फादर से 5,000 रुपये लूँगा दहेज में, तब तुमसे शादी करूँगा. जबकि वो बिशंबर नाथ तो खुद एक बूढ़ा आदमी था, शादीशुदा बच्चों का बाप था, और उसके तो एक पैर भी नहीं चलता था. तो बोला जा रहा है कि मैं तो बिल्कुल भोली को क्या करूँगी, प्रेस करूँगी, उसकी तारीफ़ करूँगी कि वो कितनी ब्रेव है, कितनी बहादुर है कि अपने लिए उसने स्टैंड लिया. ओके, सो यहाँ पर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फिनिश होते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 1. Bholi chose a dignified life of service rather than surrendering herself to a greedy old man for the rest of her life. Education provides the required stimulus to overcome one's personal barriers.
एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू द लेसन भोली। अब क्योंकि भोली ने शादी तोड़ दी थी, उसने मना कर दिया था बिशंबर नाथ से शादी करने के लिए और बारात चली गई। फिर उसके फादर रामलाल उससे पूछते हैं कि अब तुमसे शादी कौन करेगा भाई? तो वो कहती है मुझे पूरी लाइफ किसी से शादी नहीं करनी है, मैं आपके और आप जो मेरी माँ हैं, अब मेरे अपने पेरेंट्स की उनके ओल्ड एज में, उनके बुजुर्ग के एज में उनकी सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैं पढ़ी थी और दूसरी लड़कियों को पढ़ाऊँगी। तो भोली ने क्या चूज़ किया? एक डिग्निफाइड लाइफ चूज़ करी अपने लिए, यानी एक रिस्पेक्टेड लाइफ चूज़ करी और बोला कि मैं अपनी सर्विस, अपनी मेहनत, अपनी सेवा अपने माँ बाप को दूंगी, उनके बुजुर्ग जब वो हो जाएंगे, बूढ़े जब वो हो जाएंगे, रादर देन किसी एक लालची बूढ़े आदमी से शादी करने से बेटर है और पूरी रेस्ट ऑफ माई लाइफ यानी बच्ची कुछ अपनी ज़िंदगी उस इंसान के साथ बिताने से बेटर है कि मैं ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स की सेवा करूँ। तो जो एजुकेशन है यानी जो पढ़ाई लिखाई है वो एक इंसान की लाइफ में जितने भी पर्सनल बैरियर्स होते हैं, हर इंसान की लाइफ में बैरियर्स, प्रॉब्लम्स, रुकावटें होती हैं, उन सब चीज़ों से ओवरकम होने के लिए, उन सब चीज़ों से उठने के लिए, बाहर आने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ स्टिमुलस चाहिए, यानी कुछ मूवमेंट, कुछ ऐसा प्रेशर चाहिए आपको पीछे से जिससे आप उसमें से बाहर आओ। तो एजुकेशन ही वो माध्यम है, एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई ही वो ज़रिया है जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ सकते हो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन, यानी अब आपको एजुकेशन का रोल समझाना है कि एक चाइल्ड, एक बच्चे की लाइफ को शेप देने के लिए, एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन का क्या रोल है, क्या महत्व है एक बच्चे की लाइफ में। तो भोली चैप्टर पढ़ के उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। Education brought about a huge change in Bholi's personality. Bholi was a backward child. As a kid, she was a quiet girl who had pock marks all over her body and used to stammer. She could not speak until she was 5 years old. Because of these reasons, she was a neglected child of her family. तो भोली के लाइफ में एजुकेशन ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि एजुकेशन के ही वजह से, यानी उसको स्कूल जो भेजा गया, वो पढ़ाई लिखाई करके पढ़ लिख के बड़ी हुई, इसी की वजह से उसकी जो पूरी पर्सनालिटी है उसमें बहुत बदलाव आया, बहुत चेंज आया। भोली एक बहुत बैकवर्ड बच्ची थी, यानी सब बच्चों से, अपनी उम्र के बच्चों तक से बहुत पीछे थी, क्योंकि बचपन में वो जब 10 मंथ्स की थी तो सर के बल गिर गई थी, उसके ब्रेन में कोई पार्ट डैमेज हो गया था जिसकी वजह से वो, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति थी वो स्लो हो गई थी बहुत। और जब वो 2 इयर्स की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स नाम की डिजीज़ हो गया था, जिसके ब्लैक कलर के स्पॉट्स पूरी उसके फेस, उसकी बॉडी पर थे, सिर्फ आइस बच गई थी, बाकी हर जगह थे। तो उसके फेस पे पूरे वो पोक मार्क्स भी थे और वो स्टैमर भी किया करती थी, यानी हकलाकर बात किया करती थी। जब तक वो 5 साल की नहीं हुई तब तक तो वो बात ही नहीं करती थी, और 5 साल के बाद जब बात करना चालू किया उसने, तो वो हकलाकर उसने बात करना स्टार्ट किया। तो इन सब रीजंस की वजह से जो उसकी फैमिली थी, जो घर वाले थे, हमेशा उसको निगलेक्ट करते थे, कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे, अच्छे कपड़े नहीं देते थे, कोई अच्छे से उसको प्यार नहीं करता था, केयर नहीं करता था। तो शी वॉज ऑलवेज अ निगलेक्टेड चाइल्ड। No one cared for her and she lost all the confidence in herself. When her father was forced to send one of his daughters to school for education, Bholi was the first option. In the school, Bholi bloomed. The teacher treated her with love and care which she had never seen before. तो पूरे घर वाले ना कोई इसकी केयर करते थे, ना कोई इसका ख्याल रखते थे, जिस वजह से भोली के अंदर का सारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खत्म हो गया, क्योंकि घर वाले उस पर कभी हंसते भी थे। जब एक दिन गांव में तहसीलदार आए एक गर्ल्स स्कूल का इनॉग्रेशन करने के लिए, तो उन्होंने भोली के फादर रामलाल से कहा कि क्योंकि तुम एक नंबर हो, तुम एक नंबरदार हो, यानी गांव का रेवेन्यू कलेक्टर हो, तुम एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ये हक बनता है कि तुम गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट करो और अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। रामलाल ने जब ये चीज़ अपनी वाइफ से डिस्कस करी तो जाहिर सी बात है उनकी वाइफ ने बोला कि हम बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा, कोई इनसे शादी ही नहीं करेगा। फिर लास्ट में उन्होंने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, भोली को स्कूल भेज देते हैं, वैसे ही मंदबुद्धि है, हकलाती भी है, चेहरे पे इतने निशान भी हैं और उसको कोई ज़्यादा समझ नहीं है, वैसे भी उसकी शादी होने के चांसेस बहुत कम है, तो इसी को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। दो जो होगा टीचर्स इसको देखेंगे जो भी इसका फ्यूचर होना है। तो भोली को स्कूल भेजना, वो भोली उनका फर्स्ट ऑप्शन थी स्कूल भेजना, क्योंकि भोली मंदबुद्धि थी, उनके लिए भोली वेस्ट थी इसीलिए।
लेकिन जब वो स्कूल गई तो स्कूल में जाके वो ब्लूम हुई, जैसे एक फूल खिल जाता है वैसे भोली भी खिल गई, यानी उसने उसकी जो स्टैमरिंग थी, हकलाने की जो प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हुई, वो पढ़ लिख के एक एजुकेटेड गर्ल बनी। जो उसकी टीचर थी वो उसको बहुत लव करती थी, उसकी केयर करती थी, बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करती थी, और ऐसा प्यार भरा ट्रीटमेंट उसने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। उसके घर वाले तो उसको बहुत निग्लेक्ट कर देते थे। She encouraged the little girl and guided her into becoming a strong-minded girl. Bholi learned to read and write and speak without stammering. As a result, she became confident and independent while being aware of her rights. तो जो शी इनकरेज, शी कौन, यहाँ पे बात हो रही है टीचर की। भोली के टीचर ने उसको हमेशा इनकरेज किया, हमेशा मोटिवेट किया, उस छोटी सी बच्ची को गाइड किया, हमेशा उसकी मार्गदर्शक बनी कि भाई तुम एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड गर्ल बनो, यानी तुम मंद बुद्धि नहीं हो, तुम्हें सब समझ में आता है। क्योंकि जब टीचर ने देखा कि भोली क्लासरूम में सारी दीवारों पर बने पिक्चर्स को देख रही है, तो वो उनको कोरिलेट कर सकती थी कि हाँ मैंने ये हॉर्स देखा है ब्राउन कलर का, हाँ मैंने ये कैट देखी है, यानी वो मंद बुद्धि नहीं थी, वो पिक्चर्स को देख के चीज़ों को कोरिलेट कर पा रही थी। यानी उसको सिर्फ एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो उसको प्यार करे, उसकी केयर करे, उसको समझाए। वो थोड़ी सी स्लो लर्नर ज़रूर थी, लेकिन वो बेवकूफ़ या बिल्कुल ही मैड नहीं थी। भोली ने स्कूल में पढ़ना लिखना सीखा और स्पीकिंग विदाउट स्टैमरिंग, यानी हकलाए बिना क्लियरली बात करना भी उसने स्कूल में अपनी टीचर की मदद से सीखा। और इसका रिजल्ट ये निकला कि वो एक बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल बनी और इंडिपेंडेंट बनी, यानी अपने पैरों पर खुद खड़ी हुई, और उसने और बिल्कुल अवेयर थी, वो बिल्कुल जागरूक थी कि उसके राइट्स, उसके हक क्या हैं। तभी तो उसने अपने लिए स्टैंड लिया और कहा कि मैं इस बूढ़े लिम्ब यानी एक टांग बिना वाले इंसान से, जो कि ग्रीडी इतना लालची है, इससे शादी मैं नहीं करूँगी, मेरा फ्यूचर नहीं है, और ये बहुत ग्रीडी है, बहुत लालची है, डाउरी भी मांग रहा है, दहेज भी मांग रहा है। She learned to fight against what she thought was wrong. It was because of her education that she could speak up against the groom and refuse to marry a greedy man. तो वो इस एजुकेशन की वजह से ही अपने लिए लड़ना सीखी। लड़ने का मतलब ये नहीं कि वो लोगों से लड़ाई झगड़ा करिए, लेकिन अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ना सीखी, क्योंकि जो उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए रॉन्ग है, गलत है, उसके लिए उसने अपना स्टैंड लेना सीखा। और इस एजुकेशन की वजह से ही उसको समझ में आया कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उसने मना कर दिया एक ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी से शादी करने के लिए। Now, the independent Bholi told her parents that she would teach at the school and take care of her parents in their old age. अब क्योंकि भोली के पेरेंट्स ने कहा अब तुमसे शादी कौन करेगा, तुमने इस आदमी से शादी करने के लिए मना कर दिया, तो भोली ने कहा, क्योंकि भोली अब इंडिपेंडेंट है, अपने खुद के पैरों पर खड़ी हुई है, भोली ने कहा कि वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ से वो पढ़कर निकली है, और वो अपने पेरेंट्स की यानी रामलाल और उसकी वाइफ की, उनकी बुजुर्ग उम्र में, उनकी ओल्ड एज में उनकी मदद करेगी, उनकी सेवा करेगी, एक अच्छी बेटी का फ़र्ज़ निभाएगी। This Bholi stands up in sharp contrast to the old weak Bholi, all because of her education. अब ये वाली जो भोली थी, जो कि इंडिपेंडेंट थी, अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, जॉब करने के लिए स्कूल में तैयार थी, ये बिल्कुल कंट्रास्टेड थी, यानी बिल्कुल ऑपोजिट थी उस भोली की जो बेचारी बहुत वीक थी, जो बेचारी बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, हमेशा रो देती थी। तो ये वाली इंडिपेंडेंट भोली बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल अलग थी उस बेचारी सी वीक भोली से। और ये सब क्यों हुआ? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर एजुकेशन। जब वो पढ़ लिख ली, जब उसको लिखना, पढ़ना, बोलना बिना स्टैमर करे आ गया, तभी तो वो आज अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए खड़ी हो पाई, नहीं तो उस लालची आदमी से शादी करके अपनी बची कुची लाइफ भी वो वेस्ट कर देती। यस, तो जब वो पढ़ी लिखी हुई तो उससे उसको क्या आया? कॉन्फिडेंस आया अपने लिए बात करना। दस शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर अदर गर्ल्स ऑफ हर विलेज, और वो एक रोल मॉडल है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनी गाँव की दूसरी लड़कियों के लिए भी, ताकि वो इस तरीके से किसी से भी शादी ना कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड भोलीज टीचर हेल्प हर टू ओवरकम हर फेयर ऑफ स्कूल एंड बिकम अ कॉन्फिडेंट गर्ल? अब भोली की जो टीचर थी, उन्होंने भोली की मदद कैसे करी, और कैसे जो भोली का डर था स्कूल जाने से, लोगों से बात करने से, वो कॉन्फिडेंट नहीं थी, कोई भी उस पर हंस देता था तो बेचारी रोने लगती थी, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी वो। तो भोली की टीचर ने कैसे उसकी मदद करी ओवरकम करने में, यानी अपने डर से बाहर निकलने में, क्योंकि भोली का एजुकेटेड होने में जो सबसे मेजर एंड इम्पॉर्टेंट रोल है वो उसकी टीचर ने प्ले किया। यस, तो कैसे भोली की टीचर ने उसकी डर के बाहर आने से मदद करी? Answer, Bholi was a meek girl. She had pockmarks all her body. She was a slow learner and used to stammer while speaking.
When Bholi was sent to school for the first time, she did not know anything about the school. On reaching school, she sat down in the corner of her class. When teacher asked her name, she stammered and could not tell her name. All the girls laughed at her and Bholi felt hesitant and ashamed. तो भोली हमेशा से बचपन से ही बहुत मीक गर्ल थी, यानी क्वाइट गर्ल थी, हमेशा चुप रहती थी, क्योंकि जब भी वो बोलती थी वो हकलाती थी, स्टैमर करती थी और फिर सब लोग उस पर हंसते थे, जिसकी वजह से उसका पूरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया और वो बिल्कुल चुप चुप रहने लगी। उसके पूरे बॉडी पर पोक मार्क्स थे, यानी स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी, डिजीज़ हो गया था उसको, जिसकी वजह से पूरी बॉडी पे सिर्फ आइस छोड़ के हर जगह पे ब्लैक स्पॉट्स थे। क्योंकि वो 2 महीने की थी जब, तो सर के बल पलंग से गिर गई थी, जिसकी वजह से ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया था। तो वो स्लो लर्नर भी थी, चीज़ें जल्दी समझ नहीं पाती थी, क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो गया था और बात करते वक्त स्टैमर करती थी, हकलाती थी। जब भोली को पहली बार स्कूल भेजा गया तो उसे स्कूल के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, यहाँ पे क्यों आते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, उसे कुछ आइडिया नहीं था। जैसे ही वो गई, वो एक क्लास में कोने में जाकर बेचारी कॉर्नर में बैठ गई। जब टीचर ने उससे नाम पूछा तो वो स्टैमर करने लगी, यानी हकलाने लगी और बेचारी अपना नाम नहीं बता पाई। जैसे वो हकला रही थी तो दूसरी गर्ल्स जो क्लास में थी, उसकी क्लासमेट्स, वो उस पर हंसने लगी और बेचारी बोली बहुत हेजिटेंट, यानी बहुत हिचकिचाने लगी और उसे अशेम्ड फील हुआ, यानी खुद पर शर्म आने लगी कि मुझ पर सब हंस रहे हैं। वो बेचारी आंख उठा के दूसरों को देख भी नहीं पाई, इतना अशेम्ड फील कर रही थी। After school got over, the teacher came to Bholi and again asked her name. Bholi, with so much stammering, finally spoke and told her name to the teacher. The teacher boosted her confidence by appreciating her effort. She assured Bholi that with time she would be able to speak confidently. तो जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ, सारी लड़कियां अपने घर चली गई, टीचर भोली के पास आई और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उससे दोबारा उसका नाम पूछा। तो भोली ने स्टैमर किया, हकलाया, लेकिन क्योंकि टीचर ने उसको इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि नहीं तुम बोल सकती हो, यस, भो के बाद अपना पूरा नाम बोलो, तो फिर उसने पूरा नाम बताया भोली, और फाइनली अपना पूरा नाम उसने टीचर को बताया। टीचर ने उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, यानी कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ किया, और जो एफर्ट, जो मेहनत लगाई थी भोली ने अपना नाम बताने में, उसकी भी तारीफ़ करी, उसको अप्रिशिएट किया कि यस तुम कर सकती हो और देखना एक दिन तुम पूरे सेंटेंसेस बोलोगी बिना स्टैमर करे। और उन्होंने भोली को अश्योर किया, यानी आश्वासन दिया कि विथ टाइम, यानी देखना बीतते समय के साथ तुम बहुत कॉन्फिडेंटली बात करोगी बिना हकलाए, बिना स्टैमर करे। The teacher started by giving her a picture book and then help her reading and writing and learning other big books. तो टीचर ने शुरुआत कैसे करी भोली को पढ़ाने की, एक बुक दी उसको जिसमें पिक्चर्स ही पिक्चर्स थी और हर पिक्चर के नीचे एक वर्ड लिखा था। तो इस तरीके से भोली को वो बुक दी गई और बोला देखना तुम 1 महीने में ये बुक ख़त्म कर लोगी, और जब तुम ये ख़त्म कर लोगी तो मैं तुम्हें और बड़ी बुक्स दूंगी, और इस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सब सिखाऊंगी और बड़ी बड़ी बुक्स को कैसे याद करते हैं, लर्न करते हैं, ये सब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। Her kind attitude towards Bholi, her affection and encouragement motivated Bholi to overcome the fear of school and become a confident girl. ये टीचर ही थी जिनका एटीट्यूड इतना काइंड, इतना अच्छा था भोली के प्रति, और जो वो लव, उनका प्यार, उनका जो इनकरेजमेंट, उनकी जो केयर थी भोली के लिए, जिस ये वही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से भोली मोटिवेट हुई और अपने स्कूल जाने के डर से ओवरकम हो पाई, यानी उभर पाई और बाहर निकल पाई और एक कॉन्फिडेंट लड़की बन पाई, जिस वजह से उसने अपने स्टैंड लिया, अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए बोला, और एक ग्रीडी मैन से शादी करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि मना कर दिया। तो टीचर ने यहाँ पर भोली की पूरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस चैप्टर के MIQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई-नोट्स, ई-बुक्स ईजिली मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।